Thank you, Ruchika. So good evening to all present here and all virtually present on Zoom. So basically we are, as rightly told by Shivangi ji and KDS also कि बहुत limited gathering के साथ we have all reunited or rejoined for this Zoom budget talk. And एक साल से जो conferences का सिलसिला था, so that was in virtual mode. तो वो वैसे अब एकदम से जो non-virtual mode पे है, so you know it is creating little confusion because few of the audience is on virtual mode and rest is on physical mode. So definitely hope कि अब जो situations हैं we'll be gathering once again in coming months, and then we'll all have the presentations in the way which we were doing earlier. So KDS sir and Shivangi ji has explained, they've already explained the proposals proposed in Finance Bill 2021 in Income Tax Act. And I'm going to present the proposals which have been proposed in GST Act in Budget 2021. So GST का जो budget में हालांकि speech जो थी Honorable Finance Minister की, that was a very limited speech. It was more towards कि ये funds लगने वाले हैं, ये infrastructure funds में काफी सारे investments है in multiple sectors like automobiles and real estate sector. So they have tried to boost every sector, but then it was a part B of her speech which talked about with this income tax, and GST का जो announcement था वो छोटा सा था. So I was also assuming that there are very less of the amendments because most of the amendments in the GST law are brought by this GST council meetings. So वो जो GST में ऐसे amendments जो income tax में साल में एक बार आते हैं, GST में तो हर महीने कुछ चलता ही रहता है अपने. So I was assuming there are very less amendments, but yeah, well after I went through this particular finance bill 2021, इसमें GST के GST के ऊपर अकेले GST के ऊपर there are 15 amendments which have been proposed, and if you go by the theme of these amendments, they have been trying to be more strict. जो पहले की position थी GST की उससे और strict law निकल के आ रहा है जो provisions है उसके according. And secondly, जो इस बार amendments propose किए जा रहे हैं वो जितने भी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, एडवांस रूलिंग्स के जो भी ऐसे डिसीजंस थे जो कहीं ना कहीं एसएससी के फेवर में हो सकते थे, वो सब खत्म. उन्होंने लॉ में उन चीजों को इंसर्ट कर दिया कि अब कोई पोजीशन लिटिगेशन की बैठेगी नहीं, और जो कोर्ट्स ने कुछ एसएससी के फेवर में डिसीजंस दे दिए वो भी सारे अब नेगेटिव होने वाले हैं बिकॉज एक्ट में ही वो पोजीशंस को नलिफाई कर दिया गया बाय वे ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स. सो and see, it was also the highest ever month of GST collection. January 2021 ही 1.20 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ था इंडिया में, जो कि GST इम्प्लीमेंटेशन उनसे अब तक हाईएस्ट था. बट देन जो जिस हिसाब से गवर्नमेंट को फेक इनवॉइसेस या जो फेक फर्म्स चल रही हैं या जो फ्रॉड के सिचुएशंस बार बार गवर्नमेंट के सामने आ रही है, उनके अकॉर्डिंग ही अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं कि अब वो इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि मतलब ना सिर्फ वो फर्म्स बल्कि जो उनको कराने वाले लोग हैं या किसी भी तरह से उसमें एसोसिएटेड है, उनके ऊपर बहुत ही हैवी प्रोविजंस लागू करने की बात करी जा रही है. सो स्टार्टिंग विद द जीएसटी, स्टार्टिंग विद द प्रपोजल्स व्हिच हैव बीन प्रपोज्ड. सो क्लॉज 99 to 113 जो फाइनेंस बिल का है उसमें जीएसटी से रिलेटेड प्रोविजंस अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं. एंड देन देयर इज अ क्लॉज 114 व्हिच टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट इन आईजीएसटी एक्ट. सो कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव की बात की गई है एंड कुछ अमेंडमेंट्स प्रोस्पेक्टिव की बात की गई है, और जो रेट्रोस्पेक्टिव वाले हैं वो थोड़े ज्यादा डेंजरस हैं. सो फर्स्ट विल गो थ्रू द प्रपोजल्स व्हिच हैव बीन प्रपोज्ड इन सीजीएसटी एक्ट 2017. सो अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कशन करा था दैट देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी जो इनकम टैक्स में भी होता है, और जीएसटी में भी उस कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी को अपहेल्ड किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता क्लब लिमिटेड के केस में. कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी ये होता है कि कोई भी, जैसे कोई क्लब है, वो बेसिकली अपने मेंबर्स को सर्विसेज नहीं देता है, क्योंकि वह कांसेप्ट ये होता है कि मेंबर्स ही अपना पहले एक फंड देते हैं, अपनी मेंबरशिप फीस देते हैं हर महीने की, हर साल की, और फिर क्लब ही उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ सुविधा देता है. सो इस कंसेप्ट को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, जो इनकम टैक्स में भी प्रिवेल करता है और जीएसटी में या सर्विस टैक्स में भी प्रिवेल कर रहा था टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स. सो सर्विस टैक्स के टाइम पे एक जजमेंट आया था अभी कलकत्ता क्लब लिमिटेड का 2019 में, जिसमें ये बात निकल के आई कि एक 1982 में जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको हिसाब से कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी खत्म करने की कोशिश की गई थी. यानी कि ये कहा गया था कि जो क्लब अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है या उनको कुछ गुड्स सेल कर रहा है, उस पे उस टाइम पे सेल्स टैक्स था, अब बाद में सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों है, तो वो लागू नहीं रहेगा.
बट सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में डिसीजन दिया कि नहीं ये गलत है, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी जो है वो अभी भी है, अभी भी वो प्रिवेल करता है, और जो क्लब अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है उन्हीं से पैसा लेता है पहले साल भर में, और फिर उन्हीं को बदले वापस कोई उनके लिए इवेंट थ्रो कर देता है, कोई पार्टी कर देता है, कोई सालाना मीट कर देता है, या कई बार जैसे नॉर्मल क्लब से अपने जयपुर क्लब है वहाँ पे भी ये सिस्टम है कि आप एनुअल फीस अपनी देते जाइए और उस एनुअल फीस के बदले में क्लब आपको ड्यूरिंग देयर कुछ ना कुछ सर्विसेज देता रहता है। सो जो कोर्ट का व्यू था वो ये था कि ये जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। कोर्ट सर्विस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट आया था कलकत्ता क्लब का, बट ये डिसीजन निकला कि भाई जीएसटी में भी उसका काफी इम्पैक्ट रहेगा। बट नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग हैज बीन वाइप्ड ऑफ बाय वे ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट, और अब स्पेसिफिकली जीएसटी के अंदर सप्लाई की डेफिनेशन में ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि जो भी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शंस कोई भी पर्सन कर रहा है अपने मेंबर्स के लिए, या मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहा है, या मेंबर्स के साथ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी प्रोवाइड कर रहा है, वो सब पे जीएसटी लगेगा। सो बेसिकली ये बात यहाँ पे है कि जयपुर के जितने भी, या फिर जो अभी हम लोग जो एसएससीज नॉर्मली डील करते हैं वो ऑलरेडी उस पर जीएसटी पे कर रहे थे, बट एक बीच में पॉइंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर जीएसटी की लायबिलिटी, या सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस टैक्स के रेफरेंस में कहा, बट लोगों को समझ में आया कि जीएसटी भी उस पर पे होना शायद अवॉइड करा जा सकता है। एंड गुजरात की जो एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी उसने भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिलाई करते हुए एक एडवांस रूलिंग दे दी कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सो वो सब चीजें अब खत्म कर दी गई है, और स्पेसिफिकली सप्लाई जो कि जीएसटी का मेन मतलब हार्ट ऑफ जीएसटी है, जिसके बेसिस पे जीएसटी में तय होता है कि जीएसटी लगेगा या लगेगा। हम हमेशा बात करते हैं कि सप्लाई होगी तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। सो अब सप्लाई की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली डाल दिया गया है कि एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शंस जो कोई भी पर्सन कोई करता है अपने मेंबर्स के लिए, या उनको देता है, या मेंबर्स रिवर्स में भी कुछ दे रहे हैं। सो बोथ वेज, इट्स नॉट जस्ट कि क्लब अपने मेंबर्स को कोई सर्विस दे रहा है, मेंबर्स भी अपने क्लब को कोई सर्विस दे रहे हैं। सो वाइस वर्सा आल्सो वो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड करने की बात करी गई है। इट हैज बीन प्रपोज्ड कि सप्लाई की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंक्लूड कर लिया जाए, और इसी के क्रॉस रेफरेंसिंग करता हुआ पहले एक पैरा था शेड्यूल 2 में जो डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर कुछ चीजें सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी और कुछ चीजें सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगी। तो जो पैरा 2 था वहां पे था कि शेड्यूल 2 थी, उसके पैरा 7 में था दैट इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, जो क्लब्स अपने मेंबर्स को गुड्स सप्लाई करता है। सो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स कैटेगरी में डिफाइन करने की बात थी, बट अब उस पैरा को हटा दिया है, जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब इन्होंने मेन डेफिनेशन में डाल दिया दैट क्लब अपने मेंबर्स को, या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, ये सब अपने मेंबर्स को जो सर्विसेज देती है, वो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी खत्म हो गया है, और उस पर अब जीएसटी लागू करने की बात चल रही है। सो अभी अमेंडमेंट जो है बहुत सिंपल तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है, बट यस वी फोरसी सम इश्यूज इन दैट। कि पहली बात तो क्या अमेंडमेंट मतलब क्या एक्टिविटीज होंगी, इन्होंने बोला कि एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस जो क्लब करेगा अपने मेंबर्स के लिए, तो एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस कौन सी है ये तय नहीं है। फिर इसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे ये तय नहीं है, क्योंकि जीएसटी में हम जानते हैं कि अगर गुड्स होता है देयर आर सेपरेट प्रोविजंस, अगर सर्विस होता है देयर आर सेपरेट प्रोविजंस। सो उसका भी तय नहीं किया गया है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो कॉर्पस कलेक्शंस होते हैं क्लब में, मेंबरशिप का सिस्टम क्या होता है कि पहले में एक एनुअल पेमेंट कर देते हैं, जिसको कॉर्पस पेमेंट होता है। एनुअल मतलब वन टाइम पेमेंट होता है बेसिकली, वो कॉर्पस में जाता है उनके, और फिर सालाना आप अपनी जो मेंबरशिप फीस होती है उसको रिन्यू कराते रहते हैं, उसका पेमेंट करते रहते हैं। तो जब फंड वन टाइम कॉर्पस फंड में पेमेंट कर रहे हैं, वो भी जीएसटी उस पर लगेगा नहीं लगेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को रहेगा। और कलकत्ता क्लब लिमिटेड का जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2019 में ही अनाउंस किया था, अपहेल्ड किया था कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी जिसके द्वारा, उसका भी अब जो स्टेटस है वो पूरा नलिफाई हो गया है बिकॉज ऑफ दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट। इसके अलावा एक ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि जो सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्लब अपने मेंबर्स को सारी सर्विसेज दे, उसके बदले में जो पैसा ले रहा है वन टाइम मेंबरशिप फीस वो पूरी उसमें इंक्लूड हो। सो देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स जहां पे सप्लाईज जो है वो विदाउट कंसिडरेशन हो सकती हैं, तो उन सिचुएशंस में क्या रहेगा। और एक तो हमने बात कर ली कि जो क्लब अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहा है, बट रिटर्न में अगर मेंबर्स क्लब को सर्विस दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो उनके बिजनेस कोड्स में है या नहीं ये तय करना पड़ेगा। बिकॉज जीएसटी किसी भी एक्टिविटी पे जब लगता है जब वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होती है। सो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में अमेंडमेंट को इफेक्ट करेंगे। और डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि मेंबर्स अपने क्लब्स जो हैं वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहे हैं, मेंबर्स अपने क्लब्स को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, ये अमेंडमेंट प्रपोज्ड है। सिंपली इसको पुट इन कर दिया गया सेक्शन 7 में सप्लाई में, बट
there are going to be certain litigations in this, and we may expect clarifications also. So this is first important amendment. So ये amendment retrospective है? Yes, this amendment has been proposed from 1st July 2017 itself. So अभी इसमें एक और पॉइंट है कि जिन लोगों ने सपोज कैलकाटा क्लब लिमिटेड के केस को फॉलो करते हुए ये अपना जीएसटी देना बंद कर दिया था, क्लब वगैरह ने, सोसाइटीज ने, उनका क्या रहेगा? उन्हें अब क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है 1 जुलाई से, तो उन्हें शायद वापस से पूरा डेफिनेटली पे ही करना रहेगा. सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जिसका पूरा की पूरा अस्तित्व खत्म कर दिया है बाय वे ऑफ दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है आईटीसी वाले सेक्शन में. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमको हमेशा से प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार कुछ ना कुछ चल रहा था. पहले चल रहा था कि साहब जो सारे बिल हों उनकी इनपुट ले लो. फिर 9 अक्टूबर 2018 को आया कि जो 2A में आ रहे हो उसमें 10% ऐड करके इनपुट ले लो, 9 अक्टूबर 2019 को. फिर उसके बाद 9 अक्टूबर 2019 के बाद मतलब जो आया था तब 20% था वो बकेट कि 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी. फिर उसको कम करके 31 दिसंबर से कर दिया 10%. अभी रिसेंटली उसको कर दिया था 5%. और अब जो बात चल रही है वो चल रही है कि अब तो जो 2A में आ रहा है बस उतना ही मिलेगा. सो सबसे पहली बात, जो रूल 36(4) था जो ये कह रहा था कि आपका जीएसटी या 2A में जो आ रहा है उसमें एलिजिबल आईटीसी आप निकालोगे, उसमें प्लस करोगे 5%, उतने इनपुट आप हाईएस्ट ले सकते हो उन बिलों के पेटे जो 2A के अंदर नहीं आ रहे हैं. तो उसमें अभी चक्कर क्या चल रहा था कि उसके लिए कोई लीगल सेक्शन नहीं था, क्योंकि जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस हैं वो कंडीशंस थे सिर्फ 4. एक तो थी कि भाई आपके पास गुड्स सर्विसेज होने चाहिए, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, सामने वाले ने टैक्स पेड करा हुआ होना चाहिए और सामने वाले ने रिटर्न भरी होनी चाहिए. ये कहीं लिखा हुआ है तो कि 2A में होना चाहिए या रिटर्न में होना चाहिए. अब उस पर्टिकुलर कंडीशन को भी एज अ 5वीं कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि जो इनवॉइस या डेबिट नोट है जिसकी आप इनपुट ले रहे हो वो आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर दिखा देना होना चाहिए. वो 1 में दिखाएगा तो आपकी 2A के अंदर आएगा और तब आप उसकी इनपुट ले पाओगे. सो बेसिकली सारी 36(4) रूल के ऊपर जो भी लिटिगेशंस कोर्ट में भी विचाराधीन चल रही थी वो सब हो गई एंड, क्योंकि सेक्शन के अंदर एक तो 36(4) को बनाने का एक बेस रेडी कर दिया गया है. एंड सेकेंडली अब फ्यूचर में जो बात चल रही है वो चल रही है कि जीएसटी में स्पेसिफिकली जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो कि जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो उसी रिस्पेक्ट में मिलेगी जितने के इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2A के अंदर दिख रहे हैं. सो अभी तक जो हम वेंडर मैनेजमेंट कर रहे थे उसमें थोड़ी बहुत भी जो ढिलाई चल रही थी या लूप होल चल रहा था वो पूरा की पूरा खत्म होने के चांसेस है और 2A में जो आ रहा है उसी का इनपुट मिलेगा. सो दिस सेक्शन इज प्रोस्पेक्टिव, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है. सो जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तब से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा. थर्ड इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 35(5) के अंदर. सो सेक्शन 35(5) अभी तक ये कहता था कि जिन पर्सन्स को एनुअल रिटर्न फाइल करना है और एनुअल रिटर्न फाइल करने के अलावा उनको एक टर्नओवर उनका एक सर्टेन लिमिट से ऊपर है तो उन्हें अपने एनुअल रिटर्न के साथ में एक जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना होता था. सो 9C की लिमिट जो थी वो ओरिजिनली 2 करोड़ रुपए थी. 2 करोड़ का टर्नओवर है, उसके ऊपर आपका 9 + 9C दोनों जाता था. इस लिमिट को शुरू के 3 सालों में जीएसटी के यानी कि 17-18, 18-19 और 19-20 तीनों सालों में इसको 5 करोड़ कर दिया गया था. एंड अभी इस पे जो मतलब इस पे 19-20 फाइनेंशियल ईयर में इसी हिसाब से वर्किंग चल रही थी. बट अभी इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है और हटाया इस तरह से गया है कि अब जीएसटी का जो 9C स्टेटमेंट होता है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसको सीए सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसको ऑडिटर से सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है. आप उसको सेल्फ सर्टिफाई करके भी सबमिट कर सकते हैं. सो दिस हैज बीन द अमेंडमेंट इन सेक्शन 35(5). और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है आप अपने अकाउंट जीएसटी 9C को सीए से ऑडिट कराएं, उसको हटा दिया गया है. नाउ इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 44 है जो एनुअल रिटर्न की बात करता है. उसमें भी अमेंडमेंट है कि जो एनुअल रिटर्न है उसमें आप सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते हैं. जो असेसी है या टैक्स पेयर है वो खुद एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपलोड कर सकता है. और एनुअल रिटर्न का जो अभी तक का मैकेनिज्म था कि 2 करोड़ से ऊपर एनुअल रिटर्न की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, 2 करोड़ से नीचे वालों को छूट दी हुई थी, या फिर 2 से 5 के बीच में तो एनुअल रिटर्न थी और 5 से ऊपर जीएसटी ऑडिट प्लस एनुअल रिटर्न दोनों थी. वो सारी कंडीशंस को वापस से देखा जाएगा और ये जो नोटिफिकेशन, ये जो पर्टिकुलर नोटिफाई किया गया प्रोविजन, दैट विल आल्सो बी प्रोस्पेक्टिव. सो जब भी इसको नोटिफाई किया जाएगा उस दिन के बाद से जो भी फाइनेंशियल चल रहा होगा उसमें इस प्रोविजन को लागू किया जाएगा. तब तक जो है करंट प्रोविजंस ही चल रहे हैं. सो इम्प्लीकेशंस इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट के ये हैं कि पहली बात 19-20 फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम ऑलरेडी भी 28 फरवरी तक हमको जीएसटी R9 और 9C भरनी है उसमें एप्लीकेबल नहीं है. यानी कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर में
आपको GSTR 9 भी भरनी है और GSTR 9C भी जो है वो CA सर्टिफाइड जाएगा। सेकेंडली, इस चीज को बिल्कुल भी गलतफहमी की तरह नहीं लिया जाए कि ये पर्टिकुलर सेक्शन अगर ओमिट कर दिया गया है तो उससे रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हुई है, रिक्वायरमेंट सिर्फ शिफ्ट हो गई है। सो प्रीवियसली देयर वाज अ पर्सन ऑडिटर हु वाज सपोज्ड टू प्रिपेयर दैट स्टेटमेंट, और उसके डिजिटल सिग्नेचर्स के बाद वो स्टेटमेंट अपलोड होता था और उसके बाद एसएससी का खुद का वेरिफिकेशन होता था। सो पहले आप अगर आप अभी तक जो कर रहे थे उसमें होता था कि हम पहले 9C में हमारा डीएससी लगाते थे एंड देन आप लोगों का जो एसएससी था खुद का डीएससी रखता था। अब उस बीच में जो सीए वाला डीएससी है उसको हटा दिया गया और डायरेक्टली वेरीफाई करके खुद को रजिस्टर्ड पर्सन को सारा डेटा अपलोड करना है और उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। इसके अलावा ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये जो सेक्शन है उसकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि इट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट, कि भाई आप जो एनुअल रिटर्न भर रहे हैं उसके साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, यू मे इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऐसा लिखा हुआ है। बट व्हाट वी सजेस्ट यू इज दैट कि आप ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है इसको कोशिश कर अपलोड करने की, बिकॉज you know when we are doing reconciliations or internally at this stage only before submitting the final data to department, तब उसमें कोई भी पेनल्टी वाली बात नहीं होती है, उसमें काफी सारी चीजें इसी लेवल पे ठीक होके और फिर आगे डिपार्टमेंट के पास जाती है। बट चूंकि अब ऑडिटर का स्कोप कम किया गया है तो जो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले ऑडिट करते हैं सेक्शन 65 में, वो इसको बढ़ जाएगा। सो अगर वो आते हैं सपोज ऑडिट करने तो और उनको पूरे रॉ डेटा मिलता है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और वहां पे जो बात स्टार्ट होती है वो पेनल्टी के साथ ही शुरू होती है। सेक्शन 73 जो है उसमें मैंडेटरी पेनल्टी है 10% की, भले ही से आप ये प्रूव कर दें कि साहब विलफुल डिफॉल्ट है मेरे से बाय मिस्टेक हो गया, क्लैरिकल एरर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम पेनल्टी जो 10% की है वो आपको भरनी ही पड़ेगी। बट इसके रिवर्स अपन बात करें, अगर हम खुद उसको बुक्स को ठीक करके और सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं अब आने वाले टाइम में भी, तो उससे हमारे जो पेनल्टी के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और बुक्स में काफी हद तक जो फिल्टर है वो लग जाएगा। सो दिस इज अबाउट जीएसटी ऑडिट and this will be notified कि कौन से फाइनेंशियल ईयर से इंप्लीमेंट होता है। एक अमेंडमेंट सेक्शन 50 में हुआ है, सो दिस इज नॉट काइंड ऑफ डिफरेंट अमेंडमेंट। अभी तक काफी सारे लोगों को नोटिस मिल रहे थे दैट जो आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी अनपेड है पिछले किसी भी टाइम की, तो जीएसटी 3 भरने की लास्ट डेट अगर निकल जाती है उसके बाद इंटरेस्ट की लायबिलिटी स्टार्ट होती है। तो पहले वो इंटरेस्ट ले रहे थे ग्रॉस अमाउंट पे, सपोज मेरा आउटपुट टैक्स है 100 रुपए और इनपुट टैक्स है 40 रुपए। सो मैं जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी, गवर्नमेंट इट वाज डिमांडिंग इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज, पूरा जो फुल अमाउंट 100 रुपीज का आउटपुट टैक्स का उस पर इंटरेस्ट डिमांड किया जा रहा था। बट नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन वाज अमेंडेड रिसेंटली, जहां पे इसका रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं किया गया था। तो उस अमेंडमेंट को प्रोस्पेक्टिव किया गया था कि भाई एक पर्टिकुलर डेट 1 अक्टूबर 2020 के बाद से कैश में जो हम जीएसटी पे करते हैं उसी पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही थी। बट अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ठीक कर दिया गया क्योंकि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें यही फाइनल हुआ था कि वो 1 जुलाई से पुरानी जितनी भी डिमांड्स हैं उन सबको भी नलीफाई किया जाएगा, जो इस बेसिस पे निकली हुई है कि भाई आपको ग्रॉस पे टैक्स पे करना है, ग्रॉस टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना है। सो ग्रॉस टैक्स पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है, जो नेट कैश में पे हुआ है उसी पे इंटरेस्ट लायबिलिटी पे होगी राइट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। So this is a welcome move and it has been done in order to ensure the recommendations of GST Council. Sorry? So जिसने पेड कर दी है वो definitely they can make a representation and seek the refund of that particular tax under the category of erroneous tax paid. अपने पास एक रिफंड की कैटेगरी होती है कि any tax wrongly paid. So wrongly paid tax के अंदर आप इंटरेस्ट हुआ, चाहे फाइन हुई, जो पेनल्टी हुई, चाहे सेस हुआ, किसी भी तरह के टैक्स का, किसी भी तरह के अमाउंट का वापस रिफंड ले सकते हैं। सो कोटिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि भाई अभी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड हो चुका है, जिन लोगों ने डिपार्टमेंट के लेटर के बेसिस पे जमा करा दिया था बाय चांस जल्दी में, वो वापस लेटर लिख सकते हैं एंड रिफंड एप्लीकेशन के थ्रू रिफंड डिमांड कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चेंज, क्लॉज 104। सो अभी तक जो मैंने आपको सेक्शंस डिस्कस करे दे वर ऑल रूटीन सेक्शंस। अब जो मैं सेक्शंस डिस्कस करने वाला हूँ दे आर ऑल रिलेटेड टू योर असेसमेंट, योर अपील प्रोसीडिंग्स, या फिर जो आपके जो गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं उनमें जो गुड्स को बीच में मतलब डिटेन हो जाते हैं गुड्स या कन्वेंस, उनमें जो पेनल्टी प्रोविजंस है उनको भी चेंज कर दिया गया है। एंड फर्स्ट अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन सेक्शन 74। सो पहले सेक्शन 74 ये कहता था, सेक्शन 74 क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी टैक्स की चोरी करी है या इनपुट गलत ली है विद योर इंटेंशन टू इवेड टैक्स, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब आपने इंटेंशनली सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा चुराया है, तो सेक्शन 74 कहता है कि उस सिचुएशन में आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैसे लगाई जाएंगी।
सब सेक्शन 74 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन जो था उसके अंदर एक अमेंडमेंट है कि अगर मान लीजिए आपको आपके गुड्स अगर रास्ते में डिटेन कर लिए गए हैं, सो देयर में बी 2 पर्सन्स, एक तो हो सकता है जो ओनर है गुड्स का वो, और एक हो सकता है ट्रांसपोर्टर। सो पहले होता था कि अगर मान लीजिए ओनर और ट्रांसपोर्टर दोनों की अगर अलग अलग गलती पाई गई तो दोनों के अगेंस्ट में सेपरेट प्रोसीडिंग्स चलती थी। बट नियम ये था कि अगर मान लीजिए ओनर जो मेन पर्सन है उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई तो ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स बाय डिफॉल्ट कंक्लूडेड मानी जाती थी। बट अभी ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसके अंदर से सेक्शन 129 और सेक्शन 130 जो बात करते हैं, 129 बात करता है सर्च डिटेंशन और कन्फिस्केशन ऑफ कन्वेंसेस, और 130 बात करता है जो पर्टिकुलर गुड्स आपके जब्त हो जाते हैं उनका रिलीज प्रोसीजर। सो बेसिकली अब ये बात की गई है कि अगर मान लीजिए प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मेन पर्सन के अगेंस्ट में भी चल रही है और जो एनी अदर पर्सन है उसके अगेंस्ट में भी चल रही है, तो मेन पर्सन के अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो गई, इससे ये नहीं माना जाएगा कि उसके जो और पर्सन उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, जो नॉर्मल कोर्स में ट्रांसपोर्टर ही होता है, उसके अगेंस्ट में भी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो गई है, ऐसा नहीं माना जाएगा। दोनों को सेपरेट रखा जाएगा। सो पहले सेक्शन ऐसा था कि दोनों के अगेंस्ट में कंक्लूड मान ली जाएगी, बट अब उस चीज को सेपरेट कर दिया गया है और दोनों के अगेंस्ट में सेपरेट पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चलेंगे। सो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि नोटिस कैन बी इशू टू द ट्रांसपोर्टर फॉर पेनल्टी अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, मतलब ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट में सेपरेट प्रोसीडिंग्स चालू की जा सकती है। दूसरा, जो सेक्शन 129 है और सेक्शन 130 है, वो उसमें जो प्रोसीडिंग्स ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट में चलेगी वो एक तरह की सेपरेट प्रोसीडिंग्स होंगी। उसका मेन नोटिस, मेन पर्सन जो है यानी कि जिसका गुड्स का ओनर है, उसका प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुकात नहीं है। थर्ड, फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्लॉज, सो क्लॉज 105 सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सो अभी तक हम जीएसटीआर 1 भरते थे, जीएसटीआर 3 भरते थे। एट टाइम्स ऐसा होता था कि जीएसटीआर 1 हमने भर दी, उसमें कुछ गलती हो गई, फिर जीएसटीआर 3 भी हमने भरी तो हमने 3 भी सही भरती, मतलब 3 भी में टैक्स सही भर दिया, बट 1 भरते समय हमसे कुछ भी गलती हो गई, कोई बिल ज्यादा का डल गया, कुछ चेंज हो गया, गड़बड़ हो गई। तो अभी तक क्या सेल्फ असेस टैक्स की डेफिनेशन में, सेल्फ असेस टैक्स यानी कि जो मैं खुद कैलकुलेट करके बता रहा हूँ रिटर्न भरने से पहले, तो सेल्फ असेस टैक्स में पहले सिर्फ ये देखा जाता है कि 3B में आपका टैक्स कितना बन रहा है। सो 3B में आपका टैक्स बन रहा है मान लीजिए 100 रुपए का, और आपने पे कम कराया है किसी भी कारणवश, या बाद में पाया जाता है कि भाई आपका टैक्स बंद तो इतना रहा था, आपने कम पे करा, तो उसके ऊपर बीच में जो अमाउंट था, डिफरेंस अमाउंट था, उसको उसके ऊपर रिकवरी की बात होती है, उसके ऊपर ब्याज की बात होती थी। और जीएसटीआर 1 में काफी लोग ये बोल के छूट जाते थे कि भाई ठीक है, जीएसटीआर 1 के अंदर तो सर हमने इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है, सिर्फ वो गलत फर्निश हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 3B के अंदर आप चेक कर लो, हमने सही टैक्स पे करा है, हमारी बुक से मैच कर लो, 3B के अंदर सही टैक्स पे करा है। अब सेल्फ असेस टैक्स की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। उन्होंने बोल दिया कि अब जो जीएसटीआर 1 है उसमें आपने जो भी इंक्लूड कर लिया उससे मैच करेंगे जीएसटीआर 3B को, और अगर मान लीजिए दोनों में डिफरेंस पाया जाता है तो आपसे वो जो डिफरेंस टैक्स है, जो आपने 1 में भर दिया 100 रुपए और 3B में भरा 50 रुपए या 40 रुपए, तो जो डिफरेंस 60 रुपीज है वो आपसे सेल्फ असेस टैक्स की तरह रिकवर करा जाएगा। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि अब सेल्फ असेस टैक्स वर्ड के अंदर आने से इसका इम्प्लीकेशन ये रहेगा कि बिना किसी एडजुडिकेशन के, यानी कि बिना आपको कोई शो कॉज नोटिस दिए सेक्शन 73 में या सेक्शन 74 में, डायरेक्टली आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सकता है बाय द ऑफिसर। सो अब अपनी जीएसटीआर 1 और 3 भरते समय बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखें, मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू आर शोइंग इन जीएसटीआर 1 शुड बी देयर एज आउटवर्ड सप्लाइज इन जीएसटीआर 3B आल्सो। अगर कुछ भी मिसमैच होगा तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पास इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल रहती है और वो उसके बेसिस पे डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स का नुकसान ये है कि आपको बताया तो जाएगा कि भाई आपके अगेंस्ट में नोटिस है, बट जो शोकॉज नोटिस वाला प्रोसीजर है पूरा वो फॉलो नहीं किया जाएगा। तो जैसे अभी आपने देखा हो ना, रिसेंटली कई लोग बस नोटिस आ रहे हैं नॉर्मली कि सब 1 और 3 में डिफरेंस है, तो बस 1 और 3B का डिफरेंस है, वहीं से उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। उनको 1 और 3B के डिफरेंस का आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद शोकॉज नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। प्रोविजनल अटैचमेंट, सो क्लॉज 106। सो प्रोविजनल अटैचमेंट, अभी तक ये क्लॉज बोलता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगर मान लीजिए हमारे डिपार्टमेंट है उसने आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चालू कर दी और उनको लग रहा है कि साहब सरकार का रेवेन्यू नुकसान में जा सकता है, सरकार का रेवेन्यू खत्म हो सकता है, सो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स वो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है, उसको अटैच कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोविजन है जो पुराने लॉ से भी चलता आ रहा है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब प्रोसीडिंग्स चालू हो गई, उन्हें लगा कि ठीक है यार अभी तो आदमी का भरोसा नहीं, रवाना हो जाएगा, सरकार का रेवेन्यू नुकसान में चल जाएगा,
तो हम इसकी बैंक अकाउंट को अटैच कर लेते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। बट अब इस प्रोविजनल अटैचमेंट के प्रोविजन का जो स्कोप है उसको बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ा दिया गया कि पहले था ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, अब कर दिया गया आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। सो आफ्टर द इनिशिएशन वर्ड आ गया इन प्लेस ऑफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी। सो आफ्टर द इनिशिएशन वर्ड से फर्क ये पड़ा कि आपकी प्रोसीडिंग्स जैसे ही इनिशिएट करता है डिपार्टमेंट, तो उसको इतना वेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई सरकार का रेवेन्यू नुकसान में, डेफिनेटली वो उनको ग्राउंड्स देखने पड़ेंगे, रीजंस डालने पड़ेंगे, विथ ड्यू परमिशन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर होगा। बट देन एक पावर जो है उसका स्कोप बढ़ गया। इमीडिएटली आफ्टर द स्टार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, दे कैन अटैच योर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एनी बैंक अकाउंट ऑल्सो। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक प्रोविजनल अटैचमेंट प्रॉपर्टीज का उन्हीं लोगों का हो रहा था जो एक्चुअली टैक्स की चोरी कर रहे थे। तो सपोज किसी को गुड सप्लाई कर रहा हूँ, तो जिस भी आदमी गलती है उसका टैक्स, उसका जो प्रॉपर्टी वो अटैच होता था। अब इन्होंने कर दिया कि प्रोविजनल अटैचमेंट जो पर्सन बीच वाला आदमी है जिसने बेनिफिट ऑफ ट्रांजेक्शन रिटेन करा है या जिसने ट्रांजेक्शन को गलत करवाया है, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं। सो रिसेंटली जीएसटी लॉ में अमेंडमेंट हुआ था कि जो पर्टिकुलर बीच वाला आदमी है हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर जिसके कहने पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर भी इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगती थी। सो पहले प्रोविजन जब जीएसटी लॉ आया था तब ये था कि मैंने और आपने कोई ट्रांजेक्शन करा, जिस भी आदमी की गलती है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। फिर बाद में आया कि जो बीच वाला आदमी है उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। अब और जो मीडिएटर है उसको और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के द्वारा मतलब दबा रहे हैं कि उसको प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त करी जा सकती है आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। सो बेसिकली इसका पर्पस ये रहा कि अभी काफी सारे फ्रॉड्स जीएसटी में रिपोर्ट हुए और पता चलता है कि साहब फ्रॉड कराने वाला कोई और ही है, कर तो दो आदमी रहे हैं बट अल्टीमेटली जो फ्रॉड कराने वाला है वो कोई तीसरा ही आदमी है। सो तीसरा आदमी के अगेंस्ट में पेनल्टी लगा दी, बट पेनल्टी से भी काम नहीं चल रहा था। उसका पहले तो पेनल्टी में लगती थी तो वो तो आउट ही रहता था। सो बेसिकली पहले उसको पेनल्टी लगाई गई और अब प्रपोज करा जा रहा है कि उसके अगेंस्ट में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसीडिंग्स जैसे स्टार्ट हुई इस केस पर्टिकुलर केस की, इमीडिएटली उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है इंक्लूडिंग हिज बैंक अकाउंट। सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जीएसटी के अंदर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं और जिस तरह का लार्ज स्केल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको कम करा जा सके बाय वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोर हार्श पेनल प्रोविजंस। अच्छा, इसमें भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनाई है कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट जो मीडिएटर्स का या जो पर्संस जिनको अल्टीमेटली ट्रांजेक्शंस का बेनिफिट मिल रहा है उनकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा, वो ऐसे ट्रांजेक्शंस करेंगे तो ही होगा। बेसिकली जो मीडिएटर है वो कैसे ट्रांजेक्शन करना चाहिए कि उसके वजह से कोई बिल बिना बिल के माल गया हो, या मान लीजिए बिल गलत है माल गया कुछ और है, या सपोज कि माल चले गया बट बिल नहीं है, सो विदाउट बिल अपन ने गुड सप्लाई कर दी, सर्विस दे दी, या बिल जो है दैट इज रॉन्ग, सप्लाई कुछ हुई नहीं गुड्स की सर्विसेज की। तीसरा एक इनपुट गलत यूज कर ली किसी भी तरह की, तो इस ट्रांजेक्शन में जो बीच वाला पर्सन है वो पूरी तरह से इसके अंदर फंस जाएगा प्रोविजनल अटैचमेंट में। नाउ एम्बिट ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड। कैसे कि अभी तक क्या हो रहा था कि प्रोविजनल अटैचमेंट होने से पहले कुछ सर्टेन सेक्शंस थे जिनमें ही प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता था। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, तो शो कॉज नोटिस के दौरान डिपार्टमेंट को लग रहा है कि साहब इनका तो टैक्स का मामला गड़बड़ा है, सरकार के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच कर लेता। या मान लीजिए किसी की सर्च हुई तो सर्च में प्रोविजनल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट था। अब क्या है, पहले जो स्पेसिफिक सेक्शंस का रेफरेंस दिया हुआ था उसकी जगह पे पूरा चैप्टर का नाम डाल दिया गया। सो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि पहले एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर में 10 सेक्शन होते हैं, तो पहले उसमें से सिर्फ चुनिंदा 3 सेक्शन लिए हुए थे, अब क्या कर लिया पूरा चैप्टर उठा के डाल दिया। सो अब ये बात समझ में आ रही है कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट है वो इन पर्टिकुलर जो मैंने आपको कैटेगरीज दिख दी है कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के दौरान डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ये तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेवेन्यू का गड़बड़ हो सकता है, प्रोविजनल अटैच कर सकता है, मतलब रिटर्न्स की स्क्रूटनी के दौरान ही, बहुत बेसिक लेवल की चीज है। ऐसे इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स है इन मूवमेंट इन ट्रांजिट जो होता है, या फिर मान लीजिए कि बिजनेस प्रीमाइसेस के एक्सेस को डिपार्टमेंट के पास एक पावर है कि वो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस को एक्सेस कर सकता है। आपने मना कर दिया कि सर मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं दे रहा है, आपने कुछ भी ऐसी बात करी, सो दे हैव अ राइट दैट दे कैन अटैच योर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग योर बैंक अकाउंट। So this was about provisional attachment. Moving to the next amendment is that appeals to the appellate authority. ये basically जो अभी जीएसटी के अंदर अपील्स appellate authority को होती है, उसमें अभी तक जो सर्विस टैक्स में चल रहा था वो ये था कि पेनल्टी अगर डिस्प्यूटेड होती है तो हम उसका कोई भी प्री डिपॉजिट नहीं कराते थे। नॉर्मली सर्विस टैक्स का नोटिस आता था, ऑर्डर हो जाता था, तो उसमें होता था कि टैक्स आपके ऊपर इतना बन रहा है, सर्विस टैक्स आपके ऊपर इतनी पेनल्टी बन रही है,
तो हम क्या करते थे, जो अपील करते थे, सो पेनल्टी का कुछ भी परसेंटेज हम प्री डिपॉजिट नहीं करवाते थे आगे अपील करने के लिए, 7.5% जो होता था नॉर्मली। बट अब जीएसटी के अंदर ये प्रोविजन लागू कर दिया गया है कि अगर आपके पेनल्टी लगी है बिकॉज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स अगर इन ट्रांजिट है और ऑफिसर ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, तो आपको आगे उस केस को अगर लड़ना है तो पहले 25% पेनल्टी का जमा कराओ, उसके बाद ही आगे कोई भी अपील की सुनवाई होगी। पहले ये अमाउंट जो था वो 10% ही था, 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, बट अब हो गया 25% ऑफ पेनल्टी। वो टैक्स से हटा के पेनल्टी पे क्यों लिंक किया गया है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, बिकॉज जो गुड्स एंड ट्रांजिट के ऊपर पेनल्टी के प्रोविजन है उनको भी चेंज कर दिया गया। सो देयर इज अ चेंज इन द अपील्स टू अपीलेट अथॉरिटी। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड कि जो ड्यूरिंग इन ट्रांजिट जो गुड्स हैं उनके ऊपर जो पेनल्टी के प्रोविजंस है उनको चेंज कर दिया गया है। तो अभी तक हम जानते हैं कि गुड्स जब इन ट्रांजिट होते हैं और उसका सपोज डिपार्टमेंट वाले कुछ भी डिटेंशन करते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बोलते हैं कि भाई ओनर खुद आए टैक्स पे करने को और पेनल्टी भरने को, या फिर वो ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं कि आप भरो। तो पहला होता है सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज है, जहां पे होता है कि ओनर खुद पेनल्टी भरना है। सो अभी तक ये होता था कि जो ओनर है उसको टैक्स पूरा जमा कराना होता था 100%, साथ साथ उसको 100% पेनल्टी भी जमा करानी होती थी। तो यानी कि सपोज जो मेरा रास्ते में गुड्स जा रहा है वो अगर 10 लाख रुपए का और उस पर 18% के हिसाब से 1,80,000 जीएसटी बन रहा है, तो 1,80,000 टैक्स जमा कराते थे हम, 1,80,000 रुपए पेनल्टी जमा कराते थे, तब जाके गुड्स वहां से छूटते थे हमारे। बट अब क्या कर दिया इन्होंने, टैक्स जमा कराने की जो रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया। सो इन्होंने सिंपल ये कर दिया कि अब आप सीधे 200% पेनल्टी जमा करा दो। सो अमाउंट उतना ही रहेगा बट टैक्स हेड में कुछ नहीं जाएगा, सीधे जो जाएगा पेनल्टी हेड में जाएगा, विच इज अ लॉस फॉर एसएससी, बिकॉज जो टैक्स पे करता उसका तो सेट ऑफ ले लेता, बट अब पेनल्टी पे करेगा उसको सेट ऑफ उसको नहीं मिलेगा। एंड सेकेंडली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जो कई स्टेट्स ने अपनी एक मनमानी चालू कर दी थी कि सपोज मेरा गुड्स जा रहा है जयपुर से कलकत्ता, बीच में यूपी क्रॉस कर रहा है। सो प्रॉब्लम ये थी कि कायदे से जो यूपी के ऑफिसर ने गुड्स को डिटेन करा, तो अगर वो टैक्स भी भरवा रहा है तो मेरे जीएसटी नंबर जो राजस्थान का है उस पर भरवाना चाहिए था उसको, तभी तो मैं उसका सेट ऑफ लूंगा। बट वो कर क्या रहते हैं, वो करवा रहे थे यूपी के टेम्पररी आईडी क्रिएट करके उस पर जीएसटी भरवा रहे थे। सो अल्टीमेटली जो ओनर है उसने यूपी में जो टैक्स भर दिया यूपी के टेम्पररी आईडी पे, वो उसकी लॉस है पूरा, उसे कोई कुछ मिल नहीं सकता था उसको, क्योंकि वो तो उसने टेम्पररी आईडी पे भरा है। बट अब इस प्रोविजन को भी इन्होंने समझा कि हर स्टेट्स ने अपना कोई रेगुलेशन निकाल दिया इन ट्रांजिट गुड्स के लिए, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर क्लॉज को ही हटा दिया। और इनके लिए फायदा है कुछ है, बट एसएससी के लिए नुकसान है अल्टीमेटली, बिकॉज जो टैक्स पे करेंगे वो पूरी तरह से वेस्ट है, टैक्स लगेगा नहीं, सीधे सीधे 200% पेनल्टी लगेगी अगर आपको गुड्स को रिलीज कराना। तो सेकेंड कैटेगरी होती थी अभी तक की जहाँ पे जो नॉर्मली लोग कम एक्सरसाइज करते थे, बट होती थी कि भाई ट्रांसपोर्टर जो है वो बोलता है कि ठीक है भाई मैं पेनल्टी भर दूंगा, इसकी ओनर नहीं भरेगा। हालांकि बहुत कम ऐसा होता है ट्रांसपोर्टर भरता नहीं, बट फिर भी कभी कभी किस केस में भर दिया तो सो वहां पे भी पेनल्टी का जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया गया। पेनल्टी का अमाउंट जो है पहले जो भी अमाउंट होता था वो बहुत कम होता था, वो गुड्स की वैल्यू पे डिपेंड करता था। अब कर दिया सीधे सीधे जो भी गुड्स की वैल्यू उसका 50% अमाउंट जो बढ़ रहा है उतनी पेनल्टी भरे, या फिर 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो भर के निकलेगा तो ही उसे गुड्स छूटेंगे अगर ट्रांसपोर्टर पेनल्टी भर रहा है तो। इसी तरह से पहले एक और अच्छा प्रोविजन था कि सपोज आपको केस लड़ना है तो आप करते थे कि ठीक है हमको तो एक बॉन्ड बैंक गारंटी भर देंगे और उसके बेसिस पे जो हमारे गुड्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, हम अपने गुड्स को जहाँ पहुंचाना है पहुंचा देंगे और फिर केस लड़ लेंगे। अब वो सिस्टम ही खत्म कर दिया, कोई बॉन्ड और बैंक गारंटी भरने का सिस्टम ही नहीं है, आपके गुड्स प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज ही नहीं होंगे। सो बेसिकली आपका अगर कोई भी ट्रांजिट में गुड्स कंसाइनमेंट रोका जाता है वो पूरा जब तक फाइनलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो छोड़ा नहीं जाएगा। सो आपको पहले जो एक सुविधा थी कि आप इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी का बॉन्ड भर दें और वहां से अपने गुड्स को छुड़वा लें, वो प्रोविजन अब खत्म कर दिया गया। इट इज प्रपोज दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू फर्निश एनी बॉन्ड, प्रोविजनल बेसिस पे गुड्स रिलीज नहीं होंगे। और इसका मतलब ये कि आपको जो भी पेनल्टी भरनी हो कैश में भरनी पड़ेगी। हाँ जी पेनल्टी उस टाइम भर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे वो गुड्स हम नहीं भर पा रहे पेनल्टी यानी कि आपको गो फॉर द प्रोसीडिंग तो परचेज ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा। हाँ मतलब ये इनफैक्ट जो अपने वैसे गुड्स हैं मतलब पेरिशेबल आइटम्स हैं उनमें भी दिक्कत होगी। सो दे हैव डिफाइंड द टाइमलाइंस नाउ। पहले क्या हो रहा था, गुड्स अगर डिटेन हुए रास्ते में तो उनकी कोई टाइमलाइन नहीं थी, ये टाइमलाइन नहीं थी कितने दिन में उनको छोड़ेंगे, कितने दिन में उनको ऑर्डर बनाना है, ये टाइमलाइन थी। अब एक अमेंडमेंट ये आ गया है कि 7 दिन का टाइम है, जो भी ऑफिसर ने गुड्स को डिटेन करा है उसको 7 डेज के अंदर अंदर कितनी पेनल्टी बन रही है इसका चालान जो भी ओनर है ट्रांसपोर्टर उसको देना पड़ेगा,
और वो देने के बाद विद इन 7 days उसको प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करना पड़ेगा। ऑर्डर उसको फाइनल जो ऑर्डर होता है कि भाई, क्योंकि पहले वो शो कॉज नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस का एसएससी जवाब देगा, सो उसको जो फाइनल ऑर्डर पास करना है वो भी नेक्स्ट 7 दिन के अंदर अंदर ही करना है। सो टाइमलाइंस को शॉर्ट कर दिया इन्होंने, और एक्चुअली हो क्या रहता है कि टाइमलाइंस अभी भी शॉर्ट ही थी, इतना तो कोई ट्रांजिट आज तक ही रुका ही नहीं कि 10 दिन तक खड़ा हुआ है, वो कोई उसको पूछने नहीं आया। वो तो क्या है, फिर सीधे अपने ऑफिस ले जाते हैं, और जलान डोंगरी वाली बिल्डिंग के अंदर आपने देखा तो साइड में खूब ट्रक ट्रक खड़े रहते हैं, बट वो ऐसे ट्रांजेक्शन बहुत कम होते थे। अदरवाइज नॉर्मली जो लोग थे उनका ट्रांजेक्शन अगर ऐसे पकड़ में आता था तो हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर तो पूरा या तो पैसे बढ़ देते थे या बॉन्ड बढ़ देते थे, निकल जाते थे। बट डिपार्टमेंट को टाइमलाइंस अब डिफाइन कर दी गई है, 7 days का टाइम पूरी तरह से दे दिया गया। इसके बाद है सेक्शन 129 सबसेक्शन 6 के अंदर अमेंडमेंट। इसमें यह है कि जो भी आपके, अब सपोज अब अपन स्टेज बाय स्टेज चल रहे हैं कि पहले आपको कुछ रस्ते पकड़े तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ गया, फिर आपको ऑफिसर जो है वो प्रोविजनली रिलीज करना अलाउ नहीं करेगा, फिर तीसरी स्टेज आ गई कि आपको जो नोटिस देगा वो 7 दिन में देगा, आपको जवाब देना है वो आप देंगे, और जवाब के विद इन 7 days उसको फाइनल ऑर्डर देना है। अब बारी आती है कि भाई आपके गुड्स छूटने हैं, सपोज 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपके अगेंस्ट में ऑर्डर आएगा या आपके फेवर में ऑर्डर आएगा। 99% अगेंस्ट में आएगा। सो अगेंस्ट में जो ऑर्डर आएगा उसमें आपको बोला जाए कि आप भाई इतनी पेनल्टी भरो। सो यहाँ पे बात है कि द गुड्स आर कन्वेंस्ड, डिटेन्ड और सीज्ड shall be liable to be sold or disposed of, ये प्रोविजन डाला गया है, in case the payment of imposed penalty is not made within 15 days। सो ऑर्डर आने के 15 दिन बाद अगर आपने अपना जो भी पेनल्टी नहीं भरा तो आपका जो भी वहां पे गुड्स है या कन्वेंस खुद है, मतलब जो ट्रक है उसको बेच देंगे, नहीं तो गुड्स को बेच देंगे। सो जो कन्वेंस है उसको भी बेचा जा सकता है, या फिर जो गुड्स हैं उनको भी बेचा जा सकता है। और अब यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रक वाले बोलेंगे हमारा ट्रक आप कैसे बेच सकते हो, तो उनको ऑप्शन दे दिया गया है कि भाई ट्रक वाला अगर चाहे तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी भर दे और अपना ट्रक छुड़ा के ले जाए। सो बेसिकली जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन छूट रहा था वो बीच में इसी रास्ते में पूरा आ जाएगा। और जिस हिसाब से इन्होंने रिफंड के प्रोविजंस बनाए थे कि हम आपको 15 दिन में रिफंड दे देंगे, उतना इन्होंने लेने का भी वापस बना लिया कि तुरंत आप 15 days के अंदर अंदर सारी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड करो। सो इससे जो उसके की एनालिसिस हैं वो यही है कि भाई पेनल्टी ही लगेगी, अब सिर्फ टैक्स का कोई मसला नहीं है, और सिक्योरिटी फर्निश करने का सिस्टम खत्म हो गया है। ट्रांसपोर्टर जो है वो अपने सेपरेट पेनल्टी लेके अपना कन्वेंस छुड़ा सकता है, यानी कि अपना ट्रक छुड़ा सकता है, और टाइमलाइन जो है वो ऑर्डर पास करने की आ गई है, अब वो ओपन एंडेड नहीं रह सकता। सो बेसिकली जो हमारे इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाइड है जलान डोंगरी में वो खाली हो जाएगा, ट्रक ही ट्रक खड़े हुए वहाँ पे अभी उस ऑफिस में भी कुछ और है ही नहीं। नाउ सेक्शन 130। सो अभी स्टेज थी कि हमारे गुड्स डिटेन हो गए, अब बात आ रही है गुड्स जब्त हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने छोड़े नहीं है, अब गुड्स जब्त कर रहे हो। सो कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी, ये सेक्शन 130 है। इसके अंदर क्या अमेंडमेंट प्रपोज्ड है कि पहली बात तो ये था कि पहले 2 प्रोसीडिंग्स पहले होता था कि भाई गुड्स डिटेन होंगे, सीजर होगा, और उसके बाद आपके ऊपर जो सॉर्ट ऑफ कार्रवाई चलेगी, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपके गुड्स को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये दोनों सीक्वेंस में चलते थे। अब क्या होगा कि दोनों को पहली बात तो डीलिंग कर दिया। सो बेसिकली वो जो प्रोसीडिंग्स है डिटेंशन की वो सेपरेट है, ये जो प्रोसीडिंग्स है कॉन्फिस्केशन की ये सेपरेट है। सो इसके अंदर कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिसका मोटा मोटी उसके अंदर ये कि भाई आपका अगर टैक्स चोरी का इरादा है, इंटेंट टू इवेड टैक्स है कि भाई आप गुड्स लेके जा रहे हो उसका बिल नहीं है, या मान लीजिए कि आपने बिल है गुड्स नहीं है, ऐसा कोई भी अगर कंडीशन निकलती है तो उन सिचुएशंस के अंदर डिपार्टमेंट आपके ऊपर डायरेक्टली कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स की अलग से कार्रवाई चला सकता है। तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि आपके गुड्स रास्ते में हो, बेसिकली रास्ते में होंगे उनके ऊपर डेफिनेटली डायरेक्ट कार्रवाई हो सकती है, बट एट द सेम टाइम अगर उनको लगता है कि भाई ये जो गुड्स हैं दीज आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, इनका जब्त होना जरूरी है, तो पहले जो लिंकिंग होती थी कि डिटेंशन करोगे रास्ते में फिर उसको जब्त करोगे, वो लिंकिंग हटा दी गई है, अब डायरेक्टली जब्त भी किए जा सकते हैं। सो जब्त करने का जो प्रोविजन है कॉन्फिस्केशन वो सेपरेटली इंट्रोड्यूस, मतलब सेपरेट कर दिया गया, उसको डीलिंग कर दिया गया, और पेनल्टी भी जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में सेपरेट लगेगी। हालांकि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं डेफिनेटली, पेनल्टी 100% की, और कुछ कंडीशंस जिस अभी ये सेक्शन जो है वो इन्वोक किया जाएगा, और वो कंडीशंस पुरानी कंडीशंस हैं कि आपका अगर टैक्स इवेजन का इंटेंशन है तो। सो फाइनल फ्यू पार्ट्स की पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्लोजर देयरऑफ, ये बेसिकली मशीनरी प्रोविजन है, इसमें एसएससीज के कुछ ज्यादा नहीं है, बट अब ये है कि आपकी जानकारी डिपार्टमेंट किसी से भी मंगवा सकता है। इसको मैं अगर इन शॉर्ट समझाऊं आप लोगों को, सो अभी तक क्या है, कमिश्नर को अगर मान लीजिए आपका जो जुडिशल कमिश्नर है उसको आपके बारे में जानकारी मंगवानी तो आपसे मंगवा सकता था लेटर लिख के कि भाई हमको बता दो। अब क्या है, वो खुद या उसका कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर
किसी तीसरे इंसान से भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है, बट उस इन्फॉर्मेशन को यूज जब करेगा जब तक आपको पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाएगी। सो आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को आपके अगेंस्ट में यूज किया जाएगा। सो इन्फॉर्मेशन कॉल करने की जो पावर है, इसमें पहले नोटिफिकेशन निकालना पड़ता था, बट अब सिर्फ एक सिंपल ऑर्डर से ही वो ये काम कर सकता है कि एक एसएससी की इन्फॉर्मेशन दूसरे से मंगवा सकता है। So this was all about CGST Act. Now moving to the last part of my presentation, proposals which have been made in the IGST Act, और वो ज़्यादा dangerous हो रहे हैं। IGST Act के अंदर जो provisions proposed हैं amendments, so they will affect all the exporters. So zero rated supply की definition पहले normal definition थी कि supply आप SEZ unit को करोगे या developer को करोगे या फिर export करोगे, so that was zero rated supply. अभी क्या उसके अंदर ये डाल दिया कि SEZ को करोगे बट दैट शुड बी फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन। सो SEZ को कोई भी बिल SEZ के नाम पे फट रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर GST हमको नहीं लगाना है, LUT का बेनिफिट ले लेंगे। SEZ को भी सप्लाई करते समय देखना पड़ेगा कि वो उनके ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए है या नहीं है। अब कैसे तय करेंगे उनके ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए है नहीं? तो हर SEZ को एक लेटर ऑफ अप्रूवल मिलता है जिसको बोलते हैं LOA। जब SEZ का अप्रूवल लेते हैं वो तो उनका LOA मिलता है। LOA में उनके ऑथराइज्ड ऑपरेशंस लिखे हुए होते हैं कि भाई ये SEZ यूनिट एक ये 10 काम कर सकती है। तो सपोज अगर आप उसको कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं, कोई ऐसा गुड सप्लाई कर रहे हैं जिसको ऑथराइज ऑपरेशन में है ही नहीं, तो आप उसके अंदर जीरो रेटिंग का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, यानी कि आपको उस पर GST लगाना है, उस पर कोई LUT का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं कहा जाएगा। सो ऑथराइज ऑपरेशन वर्ड को चार्ज करते हैं अपन, वो ऑथराइज सर्विस वो ऑथराइज ऑपरेशन होता है कि वो सर ऑथराइज ऑपरेशन से अलाइंड होता है ना। मतलब बेसिकली ऑथराइज ऑपरेशन के अंदर देखा होता है कि ये अल्टीमेटली ये काम करेंगे, जैसे गुड्स का ये सेल करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उससे अलायंस होता है। हाँ, वो अलायंस हो जाता है उससे। जैसे कंज्यूमर्स वगैरह भी लेंगे तो वो उसमें मेंशन नहीं करेंगे, कंज्यूमर केवल प्रोडक्ट जो काम कर रहे हैं ना, जिसमें कोर प्रोडक्ट है, कोर प्रोडक्ट वही मेंशन होगा उसमें। हाँ, सो कोर प्रोडक्ट, क्योंकि जो लेटर ऑफ अप्रूवल आता है उसके अंदर ऐसा फुल डिटेल कुछ नहीं आता, बट जो कोर प्रोडक्ट्स होते हैं कि भाई ये खरीदोगे, ये बना के ये बेचोगे, ऐसा लिखा होता है उसमें। सर वो कस्टम्स ऑफिसर जो होता है ना वहाँ पे, वो उसको मार्किंग करता है। मतलब किसी भी SEZ को अपन सप्लाई करेंगे तो कस्टम्स ऑफिसर उसको अप्रूव करता है पहले कि भाई ये फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस इनके है या नहीं है। गुड्स के केस में, सर्विसेज केस में नॉर्मली ये मतलब ओनर्स अपने ऊपर, ये बेसिकली जो सप्लायर है। तो हर सर्विस पे सर्विस में मतलब कि ये है नहीं ऑपरेशन में। अब जो सर्विसेज नॉर्मली जैसे CA के सर्विसेज है, एडवोकेट के सर्विसेज है, तो बिजनेस से पूरी अलाइंड है उसकी। वो ऐसी नहीं है कि जैसे इसमें सर ऐसी चीजें कवर करने की कोशिश की गई, जैसे मान लीजिए कि आप कोई घर का कुछ सपोज के चीजें हैं, सपोज मैं कोई पर्सनल चीज मंगवा रहा हूँ, उसको मैंने SEZ के बिल में डलवा लिया। सो बेसिकली इस तरह की चीजें आउट करने के पर्पज से कस्टम्स ऑफिसर चेक करते हैं। हाँ, वो अदरवाइज भी चेक करता है, अदरवाइज भी चेक करता है। अच्छा, अभी तक जो एक्सपोर्टर्स हैं वो रिफंड ले सकते थे दो मैकेनिज्म से, या तो LUT में चल जाओगे या IGST पेड एक्सपोर्ट्स कर लोगे। अब सरकार को कहीं ना कहीं से लगा कि भाई जो IGST पेड एक्सपोर्ट्स करके कस्टम्स रिफंड ले रहे हो ना, ये तो बहुत खतरनाक प्रोविजन हो रहा है। मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेट्स ने बोला होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रेवेन्यू लॉस उनका भी हो रहा है कहीं ना कहीं। आप जब ऑफिसर के पास जाओगे नहीं तो उसका लॉस ऑफ रेवेन्यू हो ही रहा है। सो बेसिकली अब ये बात कर दी गई है कि भाई जो IGST पे करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो सब नहीं कर सकते। सो उनको नोटिफाई किया जाएगा, उनको सरकार नोटिफाई करेगी कि भाई ये क्लास ऑफ पर्संस हैं या फिर ये प्रोडक्ट्स में जो डील करते हैं, ये गुड्स और सर्विसेज में जो डील करते हैं, वो ही IGST पेड एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सब लोगों को LUT में ही जाना पड़ेगा। सो जाओगे LUT में, डेफिनेटली यू हैव टू फेस द ऑफिसर फॉर रिफंड एंड रेस्ट ऑल, यू नो कि वो फ्यूचर में उसकी क्या प्रोसेस रहती है। हालांकि टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, बट स्टिल टाइमलाइंस के अलावा वहाँ पे जो और प्रॉब्लम्स होती है, फेस करनी पड़ती है SECs को, वो सब फिर से फेस करनी पड़ेगी। GST का ट्रेंड ये था, जब GST आया था तब सब लोग LUT में एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, रिफंड ले रहे थे। फिर लोगों को धीरे धीरे समझाया कि यार तो कस्टम्स में IGST पेड एक्सपोर्ट्स करेंगे वो ज्यादा ईजी है, वहाँ पे तो ऑटोमेटिक आ जाता है, GST 3 भरो 3 दिन में रिफंड आ जाता है, तो सब लोग उस पर जाने लग गए। और जो ऑफिसर्स थे उनको कुछ और ग्रीवेंसेस हो गई। सो बेसिकली शायद उन लोगों की तरफ से प्रपोजल क्या होगा कि यार सबको आप अलाउ मत करो, जिनको अलाउ करो वो नोटिफाइड होंगे एंड रेस्ट ऑल हैव टू गो अंडर LUT ओनली। सो अभी ये प्रोविजन प्रोस्पेक्टिव है, नोटिफाइड नहीं है। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन से एप्लीकेबल होगा, उस दिन के बाद से बाय डिफॉल्ट सब लोग LUT में, और जिनको अलाउ करेगी सरकार वो ही IGST पेड एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी सेल प्रोसीड्स आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो बेसिकली रूल्स के अंदर एक अमेंडमेंट ऑलरेडी आ चुका है GST रूल्स के अंदर, कि अगर आप एक्सपोर्ट कर दिए और सेल्स प्रोसीड्स रियलाइज नहीं कर पाए गुड्स के केस में, तो आपको विद इन टाइम लिमिट अलाउड अंडर FEMA, तो आपने जो भी रिफंड लिया है
वो आपको सरकार को विद ब्याज वापस देना पड़ेगा। सो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर आईजीएसटी एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट विच इज प्रपोज कि आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट सब लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे अलाइन क्या कि एलयूटी मॉडल के अंदर कैपिटल गुड्स का रिफंड मिलता ही नहीं है। एलयूटी के अंदर जो फॉर्मूला है रिफंड लेने का, नेट आईटीसी जो उसमें लेते हैं, उसमें कैपिटल गुड्स अलाउड ही नहीं है। तो वहाँ एक आदमी फंस रहा था अभी तक, तो इसलिए सब लोगों ने क्या किया कि आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है चेक करने का। सो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए सारा प्रोविजन इंसर्ट किया गया है कि अब बाय डिफॉल्ट एलयूटी रहेगा आपका, एलयूटी में रिफंड लो, और अगर किसी को हम नोटिफाई करेंगे वहाँ पे आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स अलाउ करो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड जो आईजीएसटी और सीजीएसटी के प्रोविजंस हैं वो इतना ही अमेंडमेंट है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस? यस सर, अभी भी हम लोग जो आईजीएसटी सीजीएसटी का इनपुट आईटीसी ले रहे हैं वो क्वार्टरली भरने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर हमको। हमारे जो भी सप्लायर है वो सब क्वार्टरली भर रहे हैं, हम मंथली भर रहे हैं। वो तो सर आप सही कर दिया ना क्यूआरएमपी स्कीम में, इसीलिए तो क्यूआरएमपी स्कीम आई है। आपके जो वेंडर्स हैं वो क्वार्टरली में, आप मंथली में है ना, तो आपके इनपुट का इशू हो रहा है, इनपुट कैसे लोग है। सो इसी के लिए जो वो बेसिकली जो क्वार्टरली होते हैं उनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होता है नॉर्मली, तो उनके लिए स्कीम आई है अभी 1 जनवरी 2021 से क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो वो क्या करेंगे, हर महीने की 12 तारीख तक, सॉरी 13 तक अपने इनवॉइसेस को अपलोड करते रहेंगे। वो आपकी 2A में मंथली दिखता रहेगा और आप उसके बेसिस पे अपने इनपुट ले सकते हो। सो आप अपने वेंडर्स को ये बोलिए कि आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करें, और इसी पर्पज से आइए, मतलब इसका स्पेसिफिक पर्पज ये है कि जो लोग छोटे बिजनेसमैन के साथ डील कर रहे हैं, अब जैसे आपके पास 2 ऑप्शन आज की तारीख में, या तो आप उनसे बिजनेस करना बंद कर दो या फिर आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है। सो बंद नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए सरकार ने प्रोविजन निकाला कि आप उनको क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट करने के लिए प्रमोट करें। क्यूआरएमपी जो है उसमें ऑप्ट करेंगे तो रिटर्न भरेंगे मंथली, मतलब डिटेल्स इनवॉइस वाइज भरेंगे मंथली, और टैक्स का पेमेंट करेंगे क्वार्टरली, और 1/3 भी भरेंगे क्वार्टरली। तो उन पर भी कंप्लायंस बर्डन नहीं है और आपका भी काम इनपुट का हो जाएगा। हाँ तरुण जी। सर आपने वो जो रिकवरी वाली बात बताई थी कि 1 ऑफ एबीसी मैचिंग होगी, तो अब वो मैचिंग मंथली होगी या एनुअली होगी? क्योंकि मैं अगर 1 में एक बिल आगे पीछे अपलोड कर लेता हूँ और 3 में पेमेंट उसका आगे पीछे कर लेता हूँ, तो पेमेंट और इनवॉइस का डिस्क्लोजर दोनों सही है मेरा। हाँ मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि बेसिकली मंथली मैचिंग करके देखेंगे या क्वार्टरली मैचिंग करके देखेंगे। सो बेसिकली अभी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि मैचिंग कितनी करेंगे, बट अभी तक जो नोटिस आए ना उनके हिसाब से ये लोग या तो हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, लाइक अप्रैल टू सितंबर, या फिर ये फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं एनुअल फ्रीक्वेंसी। मंथली मैचिंग तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। मतलब बेसिकली इसके जो नोटिस हैं वो तो ऑलरेडी आ रहे हैं, बहुत लोग फेस कर रहे हैं कि 1 में आपके इतना है, 3 में इतना है, बताओ क्या करें, बट इसका उनके पास रिजल्ट नहीं था। अब किसी ने बोल दिया कि ठीक है 1 में सर हमारी तो गलती हो गई, तो ठीक है, डिपार्टमेंट के पास कोई प्रोविजन नहीं था जिसके बेसिस पे पेनल्टी लगा सकते हैं। अब क्या है, पेनल्टी का प्रोविजन उसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया है कि भाई उसकी रिकवरी आप कर सकते हो, उसके ऊपर पूरी जो प्रोसीडिंग्स है वो चला सकते हो, इवन विदाउट इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है फिक्स कि क्वार्टरली आएगा, मंथली आएगा, हाफ ईयरली आएगा, एनुअली आएगा। ये भी गलत हो जाएगा कि मैं अगर मेरा एक इनवॉइस अगले महीने करा दूं तो ये भी गलत हो गया। हाँ मतलब अब अगर आपकी एप्पल टू एप्पल मैचिंग है तब तो बहुत बढ़िया है, वो चांसेस कम होते लोगों के, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा नोटिस आते ही कि भाई ये हमने उसमें गलती कर दी थी, अगली में रेक्टिफाई कर दी, ऐसा रिकंसिलिएशन प्रॉपर रखना पड़ेगा। सर ये जो इनको ऑफिसर्स को इतना पावर दी है, तो ये इंटेंशनली भी तो कर सकते हैं ये लोग फिर अपन से। सब मिसयूज तो सभी करते पावर का। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ, मिसयूज ब्यूरोक्रेसी में मिसयूज पहले होता है, पावर पहले आती है, उसको मिसयूज पहले करते हैं। तो लेट्स सी अब क्या होगा, बट अल्टीमेटली प्रोविजंस, मतलब ऑफिसर्स को बहुत अच्छी पावर दे दी गई, वाइड पावर है उनके पास। कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं? So we have a few questions. The first question is, will this new tweak in the definition of supply, principle of mutuality included, apply to approved gratuity trust as well, where trust receives contribution from author company and discharges gratuity liability to employee members? So जो basically gratuity वाले क्या बोलते हैं उसको, फंड्स हुए, उसके ऊपर अपन प्रोविजन करें। हाँ, so बेसिकली मेंबर क्लब के ऊपर एप्लीकेबल है। बेसिकली इसमें कोई सर्विस इन्वॉल्व नहीं होती, और वो मेंबर्स क्लब जो होते हैं उसको ही कवर करा गया अभी टारगेटेड जो इसमें। सो और ये जैसे ये जो पर्टिकुलर आप बता रहे हैं ना, ग्रेचुटी में कलेक्शन करते हैं मेंबर्स को, अल्टीमेटली सर्विसेज देते हैं, वो सर्विसेज नेचर की नहीं होती,
as far as I understand. Well, but the question is good, but this will not be within the definition of services. Right. Yes. सर इसमें एक और मैं पूछूंगा आपसे, क्रेडिट कार्ड कंपनी है हाँ. वो अपने कार्ड होल्डर्स को वीजा लोन, एयरपोर्ट में वीजा लोन देती है, ये इसमें है कि नहीं है सर्विस? सो वीजा लोन्स की सर्विस पे तो जीएसटी लगता है ना, वो चार्ज कर लेते हैं। कंपनी से चार्ज ही नहीं कर रही ना, वो तो आप कार्ड होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको वीजा लोन एक्सेस दे रही है। नहीं, इसमें सिस्टम क्या रहता है, अपन एयरपोर्ट पे गए, अपने पास कार्ड है, तो कार्ड के अंदर एक एडिशनल बेनिफिट है कि आपको एयरपोर्ट पे वीजा लॉन्च देंगे, प्रीमियम लॉन्च देंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो कार्ड की फीस होती है उसी में उस पर जीएसटी चार्ज होकर आता है। हाँ सर, वो वहाँ बैठना फ्री है, मतलब अपन उस वीजा लॉन्च के मेंबर तो है नहीं। तो कार्ड तो फ्री होते हैं ना। हाँ, तो कार्ड अगर फ्री है तो इसमें भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना जरूरी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कंसिडरेशन होगी तो सर जीएसटी लगेगा। कंसिडरेशन है ही नहीं यहाँ पे। जैसे अभी क्या होता है, कई कार्ड कंपनी बोलती है कि हम एनुअल फीस लेंगे, कईयों के भी ऑफर चल रहे हैं कि लाइफ टाइम फ्री है। सो बेसिकली फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर अगर वैल्यूएशन होनी है तो दूसरी तरह से होगी। बट अगर पैसे ले रहे हैं वो, तो वो जो अल्टीमेटली ड्यूरिंग द ईयर सर्विसेज दे रहे हैं वो सब उसके अंदर इंक्लूड होती है। ओके, सर्विस प्रोवाइडर विजुअल लेगा पैसे, वो तो सर उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना प्रिंसिपल टर्म्स में। हाँ, प्रोवाइडर विजुअल लेगा पैसे। अपने को बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे कार्ड कंपनी है। कार्ड कंपनी ने आपको कार्ड देते समय ये सुविधा एक्स्ट्रा दी थी कि 4 कूपन ले लो, ये सब आप शॉपिंग कर लेना, और एक आपको एयरपोर्ट पे वीजा लॉन्च का फ्री एक्सेस है। सो बेसिकली उनकी जो कंसिडरेशन है जो अपने से ले रहे हैं वो उसी के अंदर सब इंक्लूड है। सेपरेट जीएसटी कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। Okay, sir. So the next question that we have is, so you can also see. वही मैं सोच रहा हूँ। So I'll read it out for you. If the supplier files GSTR1 after due date, can he take input for this? No, because now the provisions have been amended. पहले provision था GSTR 2A का. So GSTR 2A was it was डेली चेंजिंग डॉक्यूमेंट। सो ऐसा नहीं था कि वो फिक्स हो जाता था किसी भी डेट का, बट द लॉ सेड कि जो भी जीएसटीआर 1 फाइलिंग की ड्यू डेट है उस दिन का 2A देखना है आपको, उस दिन के 2A में जितना आ रहा है उतना इनपुट लोगे। सो प्रॉब्लम ये थी लोगों के पास कि 1 फाइल होता था 11 तारीख को, 3B फाइल होता था 20 तारीख को। तो रेसिपेंट है वो अपनी 3B फाइल करते समय 2A डाउनलोड करता था। अब बाई चांस उसके अंदर तो आ गया सारा की सारा इनपुट वो ले लेता था, बट लॉ कहता था कि इनपुट आप उस दिन की लोगे जो 2A आपका उस वेंडर के 1 के दिन जनरेट हुआ है। वेंडर जिन 1 फाइल की ड्यू डेट है उस दिन जो जनरेट हुआ 2 है उस दिन क्या आप इनपुट लोगे। सो इन सब को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आजकल जीएसटी 2B आ गया है। तो 2B क्या होता है कि ऑटोमेटिकली 2A तो चलता रहेगा आपका रियल टाइम बेसिस पे अपडेट, 2B ऑटोमेटिकली 11 तारीख की डेट पे फ्रीज हो जाता है, और उसी के बेसिस पे फिर आपकी 3B जो ऑटोमेटिक आजकल बनी बनाई आती है रेडीमेड, या आपको जो इनपुट कैलकुलेट करनी है वो 2B के बेसिस पे करनी है। सो यू कैन नॉट टेक द इनपुट if the return is filed after the due date by the vendor. Okay, sir. इसमें फिर वो तो ले ही नहीं पाएंगे, कभी भी हम नहीं ले पाएंगे। नहीं सर, वो नेक्स्ट 2B में आ जाएगी ना, नेक्स्ट 2B में तो आ ही जाएगी वो सिर्फ 11 तारीख तक का डेटा फ्रीज कर रहा है, उसके बाद अगले में पहुंचा देगा वो। So should I read out the next question? हाँ कर दो मुझे। GST 9 requires you ना? So it is the question number 2. I'll read it. अच्छा, yeah. Okay. So what will be the rule for claiming input in case there is a difference in input between books versus GSTR 2A? And in continuation of the same question, it is, suppose a supplier sells goods and files GSTR 1 in a particular month, but the buyer receives goods in the next month. In such a case, there will be difference in GST input. So the rule is that the proposed rule, or still the current rule, is that you have to claim according to a GSTR 2A only. ठीक है। अब सपोज जो आपके ईयर एंड के मतलब मंथ एंड के इनवॉइसेस आपको रिसीव नेक्स्ट मंथ हुए हैं, फॉर दैट यू हैव टू टेक द इनपुट इन नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ। सो डेफिनेटली होगा क्या कि वो 1 में तो दिख जाएंगे। सपोज मैं फॉर एग्जांपल इफ वी डिस्कस जनवरी मंथ का GSTR 1 में सप्लायर ने सप्लाई करी 29 को, उसने सप्लाई कर दिया 29 को, हमारे पास बिल पहुंचा 3 तारीख को, 3 फरवरी को। अब कायदे से हमें उसका इनपुट लेना चाहिए फरवरी में, क्योंकि हमको बिल रिसीव हुआ है फरवरी में, बट जो सप्लायर है वो अपनी 1 पहले भर देगा, उसकी तो जनवरी में चल जाएगा। सो इसमें ये कंडीशन नहीं है कि उसी महीने की 2A देखनी है आपको या उसी महीने का 2B देखना है आपको। वो ये कहता है कि आप जिस दिन इनपुट ले रहे हो उस महीने की जो GSTR 1 वेंडर ने भरी है उस दिन तक उसकी 1 में या 2B में वो कभी भी आ जाना चाहिए। सो बेसिकली मैं उसकी इनपुट क्लेम करूंगा फरवरी में क्लेम करते समय मैं जनवरी का GSTR 2A भी देख सकता हूँ जिसके अंदर मेरे को इनवॉइस दिख जाएगा। सो आई कैन क्लेम इनपुट इन फरवरी
Not in the next month when the invoice is actually received or goods are actually received. GST 9 wala. GST 9 required to file if turnover is less than 2 crores. What about if material supply and installed it says on zero return the works contract for construction of factory building, it says. Okay, so basically the question is that GST 9 requires to file the turnover if turnover less than 2 crores. No, there's no mandatory requirement to file GST 9 if turnover is less than 2 crores. You can file optional, there's no mandatory requirement. Secondly, what about if material supply and installed at SEZ on zero rates under works contract service for construction of building? So in that case also your supplies will be zero rated because factory बना के उसमें मैन्युफैक्चरिंग करके और फिर फाइनली उससे गुड्स को सप्लाई करना, ये एंटायर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस होते हैं जो एसईजेड के एलओए के अंदर आते हैं. सो ये इनका क्वेश्चन ये बेसिकली कि जो किसी एसईजेड वाले ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई आप हमारे यहाँ पे फैक्ट्री आके बना दो, मतलब इंसेप्शन स्टेज पे ही अभी. सो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में वो जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल दे रहा है वहाँ पे भी वो जीरो रेटिंग का बेनिफिट ले सकता है बिकॉज दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ ऑथराइज्ड ऑपरेशंस ऑफ एसईजेड. ठीक है. Okay, thank you so much. Thank you so much, sir. With this, we come to the end of our session for today. I, on behalf of RSA, extend my heartfelt gratitude to all the people for having taken out the time to be a part of us today. And I hope everyone who attended this session has reaped maximum benefit, and I hope we have been able to resolve all your queries. Further, if you have any other questions, you can write to us at rsa@sogani-professionals.com, and we would be happy to answer them. I also request you to provide us with your valuable feedback so that we can improve and render better services. So we look forward to having your presence in more of such interactive sessions in future. Once again, thank you all for joining. Have a good evening. Thank you.